नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम 8वीं सदी के भारतीय उपमहाद्वीप के एक ऐसे भू राजनीतिक संघर्ष की बात करने वाले हैं जो सच में किसी महाकाव्य से कम नहीं है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसके आधार पर हम एक बेहद शक्तिशाली कहानी की गहराई में जाएंगे। एक ऐसी कहानी जिसने तय किया कि एक विशाल साम्राज्य और स्थानीय प्रतिरोध के बीच की टक्कर का अंजाम क्या होगा। अब जरा सोचिए, मेवाड़ की शांत पहाड़ियों में रहने वाले एक अकेले तपस्वी ने एक लगातार फैलते हुए विशाल साम्राज्य को पीछे कैसे धकेल दिया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इस संघर्ष का स्केल इतना बड़ा था कि इसने पूरे उपमहाद्वीप के इतिहास की दिशा ही बदल दी। तो आइए बिना देर किए समझते हैं कि ये सब आखिर मुमकिन कैसे हुआ। भाग 1, सिंध का पतन। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें पहले उस समय के निराशाजनक माहौल और इस क्षेत्र के पतन को समझना होगा। तो चलिए इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय पाई और राजा दाहिर की बेटियों को बंदी बना लिया। लेकिन 713 ईस्वी में दमिश्क में एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ। उन राजकुमारियों ने खलीफा के सामने एक जवाबी चाल चली और कहा कि कासिम ने पहले ही उनका सम्मान भंग कर दिया है। नतीजा, क्रोधित खलीफा ने कासिम को मौत की सजा दे दी। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कासिम की मौत के बाद सिंध एक बेहद क्रूर सैन्य कब्जे में चला गया। कासिम के जाने के बाद जो हुआ वो और भी भयानक था। स्रोत बताते हैं कि वहां भारी तबाही मचाई गई। मंदिरों को तोड़ा गया, गुरुकुलों को जलाकर राख कर दिया गया और बड़े पैमाने पर जबरन धर्म परिवर्तन कराए गए। पूरा का पूरा सिंध अब एक कब्जे वाले क्षेत्र में तब्दील हो चुका था। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? आसपास के राज्य बिल्कुल खामोश थे। कोई भी इस आक्रमण का जवाब देने आगे नहीं आ रहा था। भाग 2, बप्पा रावल की प्रतिज्ञा। अब हम सिंध की उस भारी निराशा से निकलकर मेवाड़ की शांत पहाड़ियों की तरफ चलते हैं, जहां से इस कहानी की दिशा पूरी तरह बदल जाती है। ये इस ऐतिहासिक घटनाक्रम का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। बात है 740 ईस्वी की। राजा दाहिर के बचे हुए पुत्र राजकुमार जयसिंह किसी तरह जान बचाकर मेवाड़ पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात होती है एक तपस्वी योद्धा से जिनका नाम था बप्पा रावल। जब जयसिंह ने सिंध के उस विनाश की पूरी कहानी सुनाई तो स्रोत बताते हैं कि बप्पा रावल ने उसे बेहद शांति से सुना और फिर एक ऐतिहासिक प्रतिज्ञा ली। उन्होंने कहा, कासिम अब नहीं है, पर उसकी तलवारें अब भी इस भूमि पर चल रही हैं। अब ये सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा युद्ध है। अब सिर्फ प्रतिज्ञा लेने से तो युद्ध नहीं जीते जाते हैं ना। तो उन्होंने कुछ बेहद गुप्त और अचूक रणनीतिक कदम उठाए। उन्होंने बिखरे हुए कबीलों, भीलों, गुर्जरों और तपस्वियों को एक साथ जोड़ा। पहाड़ों के बीच गुप्त ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए। वहां युवाओं को उस मुश्किल इलाके के हिसाब से गुरिल्ला वॉरफेयर यानी छापामार युद्ध की बारीकियां सिखाई गई। देखते ही देखते एक बिखरी हुई आम जनता एक अनुशासित और ताकतवर फोर्स में बदल गई। भाग 3, भिन्नमाल प्रति आक्रमण। अब वक्त आ गया था इस गुप्त तैयारी को एक्शन में बदलने का, खासकर तब जब जुनैद नाम का एक नया और आक्रामक अरब सेनापति आगे बढ़ रहा था। यहाँ दोनों सेनाओं की रणनीतियों का अंतर देखना बहुत दिलचस्प है। ये असिमेट्रिक वॉरफेयर का एक बेहतरीन उदाहरण है। एक तरफ है जुनैद की विशाल अरब सेना जो ऊंटों, घोड़ों और अपनी भारी संख्या के बल पर सीधे हमले कर रही थी, और दूसरी तरफ बप्पा रावल की रणनीति। सीधे टकराने के बजाय उन्होंने कुओं में जहर मिला दिया, दुश्मनों की सप्लाई लाइन काट दी और रात के अंधेरे में घात लगाकर उन्हें पूरी तरह कमजोर कर दिया। एकदम सटीक और मारक तरीका। अब देखिए, जुनैद की सेना भीनमाल पहुंच चुकी थी और वहां उन्होंने काफी तबाही भी मचाई। लेकिन फिर आई 744 ईस्वी की वो रात। बप्पा रावल की सेना ने रात के घने अंधेरे में बिल्कुल खामोशी से चारों तरफ से हमला बोल दिया। ये राजपूत और भील योद्धाओं का ऐसा अचूक घात था कि कब्जा करने वाले सैनिकों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। अगली सुबह जब सूरज निकला तो भीनमाल पूरी तरह से मुक्त हो चुका था। भाग 4, सिंध के लिए युद्ध। अब हम इस विश्लेषण के सबसे चरम बिंदु पर पहुंच गए हैं, जहां रक्षा करना छोड़कर एक सीधा और खुला आक्रमण शुरू होने वाला था। इस टाइमलाइन को देखिए, मोमेंटम कितनी तेजी से बदला है। 742 में जुनैद का भीनमाल पर हमला, फिर 744 के नाइट रेड में उसे वापस छीनना।
इसके बाद 745 में रेगिस्तान के अंदर छोटे छोटे दस्तों ने अरब कैंप्स का सफाया करना शुरू किया। और फिर आता है 746 ईस्वी, जहां अब सिर्फ बचाव नहीं हो रहा था बल्कि सीधे सिंध को वापस लेने के लिए एक आक्रामक मार्च शुरू कर दिया गया। 746 ईस्वी का ये रणनीतिक बदलाव सच में हैरान करने वाला है। बप्पा रावल ने अब छिपकर हमला करना पूरी तरह छोड़ दिया। उन्होंने अपनी सेना के साथ दिन के उजाले में रेगिस्तान पार किया और सीधे दुश्मन के इलाके में घुस गए। सोचिए, वहां का गवर्नर तमीम इब्न जैद अल उतबी कितना चकरा गया होगा जब उसने देखा कि एक सेना बिना किसी खौफ के खुलेआम चुनौती देने उनके किले तक आ पहुंची है। स्रोत इस लड़ाई को सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं बताते, ये एक बहुत बड़ी भावनात्मक जीत भी थी। युद्ध के दौरान राजकुमार जयसिंह ने अपने पिता की मौत का बदला लिया। बप्पा रावल ने गवर्नर को करारी शिकस्त दी, किले पर कब्जा हुआ और झंडे बदल दिए गए। और सबसे बड़ी बात, दशकों के सन्नाटे के बाद उस भूमि पर एक बार फिर राजा दाहिर के नाम पर पारंपरिक पूजा और यज्ञ पूरी गरिमा के साथ संपन्न हुए। भाग 5, सीमाओं को सुरक्षित करना। देखिए, युद्ध जीतना एक बात है, लेकिन जीते हुए इलाके को संभालना और वहां स्थायी शांति बनाए रखना वो बिल्कुल अलग और मुश्किल काम है। युद्ध के तुरंत बाद बप्पा रावल ने कुछ ऐसे कदम उठाए जो वाकई कमाल के थे। स्रोत के मुताबिक उन्होंने हर दर्रे पर स्थायी सीमा चौकियां और एक मजबूत जासूस नेटवर्क तैयार किया। जो महिलाएं बचाई गई थीं, उन्हें बहुत ही सम्मान के साथ मातृवंशीय प्रणाली के जरिए समाज में वापस लाया गया। रुके हुए व्यापारिक मार्ग और गुरुकुल फिर से खुल गए और हर गांव की सुरक्षा के लिए एक पंच योद्धा प्रणाली बना दी गई। ये दौर सिर्फ एक सैन्य विजय का जश्न नहीं था, इसे आप दीर्घकालिक जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी और सामाजिक सुधार का एक मास्टर क्लास कह सकते हैं। ये जो शांति आई वो सिर्फ हथियारों के दम पर नहीं, बल्कि सख्त मिलिट्री कंसोलिडेशन और समाज के घावों को भरने से आई थी। एक ऐसा संतुलन जिसने आने वाले कई सालों तक उस सीमा को सुरक्षित कर दिया। इस अभूतपूर्व शांति के बावजूद बप्पा रावल भविष्य के खतरों को लेकर सतर्क थे। 748 ईस्वी के आसपास उन्होंने आसपास के स्वतंत्र राज्यों को एक बेहद सख्त और स्पष्ट संदेश भेजा। उन्होंने कहा, एक होकर लड़ोगे तो इतिहास लिखोगे, बिखरे रहे तो मिटा दिए जाओगे। यह क्षेत्रीय एकता के लिए सिर्फ एक संदेश नहीं, बल्कि आने वाले कल के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। तो अंत में हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, क्या 8वीं सदी में एकता की इस एक पुकार ने भारतीय उपमहाद्वीप के भू राजनीतिक नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया? जो लहर मेवाड़ की पहाड़ियों से उठी और सिंध तक गई, उसका ऐतिहासिक प्रभाव कितना गहरा था? इस स्रोत के विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अतीत की ये रणनीतियां आज भी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है ना, इस पर जरूर विचार कीजिएगा।